अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मोफ़ा मलिक ऑनली बी पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट में हम आपकी हेल्प करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आपको ब्यूटी के बारे में बताएंगे ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ब्यूटी एनहांस हो सके। तो आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है हमारे साथ, डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिक भी करेंगे और उसके साथ साथ डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर के साथ और एक के साथ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी डेली रूटीन में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी इनर और एक्सटर्नल ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फर्स्ट यू सो मच किया मंदी वेट की, थैंक यू। अच्छा मैम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज का जो हमारा टाइम है, जो हम टाइम में चल रहे हैं सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एस्थेटिक और लेज़र और मेकअप। तो सबसे पहला मेरा सवाल ही यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे हाइप पे जो आज हमारा चल रहा है ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट फॉर स्किन क्या है, जो कि एक्चुअल में हेल्पफुल भी है हमारी स्किन के लिए? अच्छा डॉक्टर माफ़िया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी स्किन के लिए जो सबसे पहले मैटर है, वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन के ऊपर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये डिपेंड जो आजकल के मैं सोसाइटी में लोगों को देख रही हूँ, वो ये देखता है कि ट्रेंडिंग में क्या है। जैसे वो इस चीज़ को नहीं देखते कि इनकी स्किन के लिए क्या ज़रूरी है। तो स्किन देखिए, हर एक की स्किन का अपना-अपना टेक्सचर है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी स्किन जो है और आपकी स्किन जो है, अगर मैंने एक ऐड देखी, अगर आपको सूट कर रही तो मुझे भी सूट करे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर स्किन का अलग-अलग टेक्सचर है। सबसे ज़्यादा जो आज का चल रहा है वो व्हाइटनिंग ड्रिप्स है, जिसको स्नो व्हाइट ड्रिप्स बोला जाता है। अच्छा, व्हाइटनिंग ड्रिप्स क्या होती हैं? मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे पार्लर्स हैं या कुछ ऐसी जगह हैं, एस्थेटिक क्लिनिक है, जहाँ पे ऐसे डॉक्टर बैठे हुए हैं जो आपको इंजेक्ट कर रहे हैं व्हाइटनिंग ड्रिप्स या व्हाइटनिंग इंजेक्शंस। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिससे इंजेक्ट करवा रहे हैं वो डॉक्टर हैं भी कि नहीं है। हमारे प्रोफेशन में मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो हमारे ब्यूटिशियन हैं, माशाल्लाह वो भी आजकल एस्थेटिक की डॉक्टर्स हैं। तो एस्थेटिक्स डॉक्टर्स वो नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको अप्लाई कर रही हैं। सबसे पहले इसमें एलएफटी और आरएफटी होता है। देखिए, कोई भी चीज़ का जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपके अंदर जब जा रही है तो वो कोई ना कोई इफ़ेक्ट करती ही करती है। तो आपको पहले ये होना चाहिए कि अगर आप डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं है, बीपी का पेशेंट तो नहीं है, एलएफटी, आरएफटी करवाने का मकसद ही यही है कि हम देखें कि इनकी किडनीज़ में कोई इश्यू तो नहीं है। अगर इनकी किडनी में हमें इश्यू नज़र आता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसको वहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं। जैसे स्लिमिंग ड्रिप्स, अगर आप स्लिमिंग ड्रिप्स की भी यहाँ पे बात करती है तो मैं आपको एक बात बताऊँगी कि जो स्लिमिंग ड्रिप्स हैं आजकल इसका भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है इंजेक्शंस का। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, इसको फैट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको कैसे इंजेक्ट करेंगे? मेरा ख्याल है एक टेक्नीशियन की बजाय ये प्रोसीजर्स एक प्रॉपर डॉक्टर करे वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आपको किस तरह से इंजेक्ट हमने करना है और आपको कौन सी कंपनी के लग रहे हैं या आपको कौन सी जो है वेंडर्स सप्लाई दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। आप इस आपको पता ही नहीं है, आप एक पेशेंट है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आया ये डॉक्टर हैं भी कि नहीं है। सबसे पहला सवाल स्टेप है। सेकंड ये है कि जो आप ड्रिप लगवा रही हैं, आपको इतना कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप ग्लूटाथॉन, अगर मैंने इसकी ट्रेंडिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी कि स्नो वाइट है फॉर एग्जाम्पल, तो सब कहेंगे जी फला डॉक्टर है का वो स्नो वाइट ही लगवाने। भाई आपके लिए सूटेबल है भी कि नहीं है, एग्जैक्टली आपको उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। आप बहुत सारे मैंने ऐसी यहाँ पे लोग हैं जो हाइड्रा बड़ा ट्रेंडिंग में चला लिया। यस, बिल्कुल ऐसे। ये तो वेंडर भी अब वो सिखा के जाते हैं। देखता आपको ये नहीं पता ना कि हाइड्रा करता क्या है। हाइड्रा आपकी स्किन को जस्ट हाइड्रेट करता है। हाइड्रा का मेन मकसद है कि आपकी स्किन के ऊपर डस्ट और डर को ख़त्म करना है। हाइड्रा आपको गोरा नहीं करता, हाइड्रा आपकी एक्नी को ख़त्म नहीं करता, हाइड्रा आपके मुलाजमा को ख़त्म नहीं करता। अगर आप ये सोच के जाते हैं डॉक्टर के पास कि मेरा जो है हाइड्रा करवाने से मुलाजमा ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रा करने से हाइपोपिगमेंटेशन, अच्छा अब पिगमेंटेशन की भी बड़ी ज़्यादा वो है, बिल्कुल। स्टेप्स है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक कलर की है तो वो हाइपोपिगमेंटेशन है, अगर वो ब्राउन हो गई है तो पिगमेंटेशन है। अब उसको डील कैसे करना है डॉक्टर आपको बताएगा, हाइड्रा काम नहीं कर। बिल्कुल अच्छा, यहाँ पे मैं फिर एक और क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने वाइटनिंग ड्रिप्स की बात की है, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो हेल्दी है उसके लिए कितने ड्रिप्स दरकार होती हैं उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके उसको वाइटनिंग की तरफ ले जाने में? अच्छा, ये डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके कलर की टूर क्या है।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसको हम देखते हैं कि हम जो अपने पेशेंट्स को कहते हैं ये आपको 5 to 6 से को इंजेक्ट हो गया। अच्छा, अब अगर आप ये गई कि 5 to 6 के बाद मेरा कलर एक्चुअल में वाइट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो डीएक्टिव हो जाते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको इसको भी रखना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि मैंने इसको यूज़ करवाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं टोटली तो इतनी गोरी हो गई, इतनी गोरी हो गई कि मैं जो हूँ शायद मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो ऐसा नहीं होता। एक नेचुरल चीज़ जो अल्लाह ताला देती है वो नेचुरल है, लेकिन अगर आप उस तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो है ड्रिप्स लगानी चाहिए। वैसे ही जो है 7 to 8 का जो है टारगेट होता है कि आपको इसको इंजेक्ट करवाना पड़ता है 25 डेज के डिस्टेंस। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आजकल लेज़र भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, तो लेज़र क्या हर स्किन टाइप के लिए इफ़ेक्टिव है? जी, लेज़र जो है बहुत सारे लोगों की ये मिथ है कि लेज़र जो है वो बाल को ज़्यादा कर देता है या बाल को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देता है। तो लेज़र के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लेज़र का काम क्या है? लेज़र का काम है कि उसने शॉट जब आपको दिया, तो आपकी रूट के अंदर जब वो लेज़र जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो बाल की ग्रोथ कम कर देता है और बाल को कमज़ोर कर देता है। उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम कहते हैं कि आप इसके जो है सीटिंग्स लें 9 to 10, कोई ऐसे पेशेंट्स हैं वो 1 साल से भी हमारे पास आ रहे हैं। क्या होता है, पेशेंट को ये लगता है शायद कम होना स्टार्ट हो गया है तो ये ख़त्म हो रहे हैं। वो क्या होता है, रूट को कमज़ोर करता है, बाल आने में टाइम लग रहा होता है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को होता है कि हमारे जो नीड्स है और ये अफेक्ट करता है। पर फिर ये डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कौन सी मशीन यूज़ करनी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और सेकंड, ब्राउन हेयर और वाइट हेयर्स पे ये काम नहीं करता। अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि जी ये काम करता है, तो ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारी मशीनों से इसको करके देखे, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करी, बट वाइट हेयर्स और जो ब्राउन हेयर्स है स्पेशली वाइट। ओके, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत से लोगों के बिहाफ पे मैं पूछना चाह रही हूँ, एक्ने प्रॉन्स के जो बच्चे हमारे पास आते हैं, बहुत से लोग आपके पास भी आते हैं, ओनली बी पे भी हमने देखा है, उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, तो उस एक्ने के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है? अच्छा, सबसे पहले तो एक्ने की वजह क्या है, ठीक है? मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक्नी है और मैं अपने डॉक्टर के पास जाके कहीं मुझे एक्नी है और डॉक्टर मुझे रिकमेंडेड कोई प्रोसीजर कर रहा है या कोई प्रोडक्ट कर रहा है, तो पहले डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इसकी स्किन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। हम करते हैं एनालिसिस, वो होता है स्किन का एक अल्ट्रासाउंड, जिन लोगों को ले पता हो, जिनको बतन तो पता होगा। उसमें आपको ये पता चलता है कि आपके स्किन के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्नी आ रही है। सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को हदफ करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि एक्नी नहीं जा रही, पेशेंट कहता है एक्नी नहीं जा रही, प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लिए, फलां चीज़ भी यूज़ कर ली, बट क्या होता है अंदर फंगस होती है। ठीक होता है। वो क्यों होती है? डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, क्योंकि स्टार्ट से ही उसको अच्छे तरीके से नहीं डील किया जाता, जिस वजह से फंगस होते हैं। अब वो फंगस फैल रही है और वो एक्नी नहीं जा रही, और पेशेंट को सवाल आ रहा है कि भाई इसको कैसे हम ट्रीट करें। तो इसको ट्रीट, अगर वो होम रेमेडीज़ की तरफ भी जाते हैं तो होम रेमेडीज़ में भी किसी को सूट नहीं कर रही होती, किसी को हनी सूट नहीं करता है, किसी को पैसा सूट नहीं करता, वो ये भी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है आप माइक्रोनेडलिंग करवा लें, आप कैपिकल पील करवा लें। वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्किन के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसकी रूट कहाँ से बनी है, सबसे पहले उसको पकड़ी। जब आपने उसको ट्रीट करवा लिया, उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सॉल्व होना स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया एक्नी का ट्रीटमेंट, अब एक्नी चली गई है, उसके स्कार्स पीछे रह गए हैं, उन स्कार्स के लिए क्या किया जाए? अच्छा, स्कार्स के लिए जो बेस्ट है वो हम ज़रूरी यूज़ करते हैं। इसके अलावा माइक्रोनीडलिंग की जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जिनको यूज़ किया जाता है और जिसके बाद आपके स्कार्स भी ख़त्म हो जाते हैं। मेडिकेटेड सी चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहना चाहूँगी कि हमने अपनी पीआर को मजबूत करने के लिए इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं कि इस टाइम हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम कौन सी बाय करें। लिटरली वी स्टिल कंफ्यूज्ड कि हमने क्या करना है। मेरे पास अगर कोई पीआर है, मैंने उसके एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया, तो जितने यहाँ पे व्यूवर्स मेरे बैठे हैं सब ने कहना ये डॉक्टर ने बताया इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए किस स्किन के लिए ज़रूरी है। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके टेक्सचर का पता होना तो यंग। ठीक है। अच्छा, आजकल बड़ी स्किन केयर रूटीन्स चल रही हैं, जिस तरह से आपने बताया प्रोडक्ट्स भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करती। अब बहुत से लोगों की ये कंप्लेन है कि स्किन केयर रूटीन करने के बावजूद हमारी स्किन डल रहती है, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहला स्टेप आपका होता है फेस वॉश।
स्किन केयर रूटीन में। अगर आपका फेस वॉश ही अच्छा नहीं है तो बाकी स्किन केयर का कोई फ़ायदा। सबसे पहला स्टेप आपका जो है फेस वॉश है। सबसे पहले आपको ये अपनी स्किन रूटीन में रखना है कि जो आप फेस वॉश यूज़ कर रही हैं वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रही हैं या कर रही हैं। तो जब आप ये देखेंगे कि आप जो फेस वॉश यूज़ कर रही हैं वो आपको सूट कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप स्किन केयर रूटीन पर। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अक्सर लोग को देखा, वो कहता है आप ये क्लिनजिंग कर ले, अब ये कर ले, अब सनब्लॉक लगा रहे हैं, अब ऐसे कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास क्या इतना टाइम है क्या कुछ करने का? आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि आप उसको यूज़ कर रहे हो, बस देन आप अपने जॉब पे जा रही है, आप अपना हाउस वाइफ है। हमारे यहाँ की हाउस वाइफ अक्सर जो है अपनी स्किन की केयर इसलिए नहीं कर पाती, वो उनकी थॉट ये है कि भाई मैंने करके क्या करना है, मैंने तो किचन में ही जाना है। और घर से बाहर तो जाना नहीं। घर से मत, अगर बाहर सूरज है तो घर के अंदर चूल्हा है, वो आपकी स्किन को अफेक्ट करके। एग्जैक्टली। अगर आप कपड़े धो रही हैं, आप उसको डालने की नहीं है तो और स्किन अफेक्ट भी है। तो इन सब का ये है कि पहला जो स्किन केयर का आपका है तो सबसे पहले आपने जो उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करें। जो आपने अपना फेस वॉश रखा है, जो आपने अपना क्लींजर रखा है या जो भी आप स्किन केयर में यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बताना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रही हैं, आपकी स्किन के लिए बेटर है नहीं है। और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, एक मैं आपको छोटा सा रेमेडी यहाँ पे बताना चाहूँगी, एक क्लींजर आपको बताना चाहूँगी। वो ये मैंने अक्सर लोगों को देख के वो कहते हैं सोया सोम मिक्स कर लो, फला चीज़ मिक्स कर लो, फला चीज़ मिक्स कर लो। मेरा भी पेज है डॉक्टर जुमले साहब, उस पर मैं होम रेमेडीज था, लेकिन वो जो वैलिड है, वो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, अगर मेरे पास कोई पीआर भी आ रहा है ना, पहले मैं उसको डिफरेंट स्किन पे यूज़ करवाती हूँ कि मैं ये नहीं करती मैंने ले लिया आगे कैमरे के सामने मैंने कौन है, नहीं, उसको सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंट स्किन पे इसको यूज़ करवाना है, फिर मैंने उसके रिजल्ट्स देंगे, फिर मैंने आके कैमरे के सामने उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, उसको आके यूज़ कर सकते हैं। जी। तो एक होम रेमेडी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत ईजी है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा एक सहल तोहफा है आप लोगों के लिए। आपने क्या करना है, आपने कोकोनट ऑयल लेना है। अब आप कहेंगे कोकोनट ऑयल क्या करता है, ये मॉइस्चराइजिंग भी स्किन को करता है, ये स्किन के डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। लेकिन कोकोनट आपने ये नहीं कि मार्केट में और लिया है, वो कोकोनट ऑयल यूज़ करना है जो कोकोनट आप बाज़ार से लें, उस कोकोनट को आपने खुद अपनी आंखों के सामने उसका ऑयल निकलवाना है जो और पाए, ठीक है, उनसे आपने ऑयल ले लिया। रॉ मिल्क होता है बगैर बॉयल किए हुए दूध, आपने इसमें इसको ऐड करना है, इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है, इसकी क्लिनजिंग करनी है हमने। इतना बेहतरीन चीज़ है कि ये मॉइस्चराइज भी करता है, ये आपकी स्किन को ब्लैक नहीं होने देता, डल नहीं होने देता, और आपके ईवन के जितने पोर्स के अंदर ब्लैक एंड वाइट हेड्स है कि उसको भी रिमूव। वेरी नाइस। ठीक है, मेरा ख्याल है ये बड़ा हेल्पफुल है, स्पेशली समर में तो डस्ट और इतनी आपकी स्किन टैन हो जाती है तो उसके लिए आप और मेकअप के बाद आप इसको यूज़ कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, लास्टली डॉक्टर मुजम्मिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डेली केयर में जिस तरह से आपने रूटीन बताई है, तो ऐसी कोई 3 चीज़ें बताएं जो हमारी स्किन केयर में ऐड ऑन हो और हमारी जो आजकल हम सुन रहे हैं ना ग्लास स्किन हो जाए, अच्छी स्किन हो जाए, ताकि हमारी स्किन इन्हांस होगी, वो आपकी ब्यूटी को भी इन्हांस कर देती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो फेयर वॉश लेना है वो आपका बेहतर होना चाहिए। उसके बाद क्लिनजिंग लाजमी आप करें। क्लिनजिंग करने के बाद आप ऐसा एक सीरम यूज़ करें, मैं ये नहीं यहाँ पे बोलूँगी सन ब्लॉक, आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा वरना मैं सन ब्लॉक के बारे में भी आपको बताना चाह रही थी कि सन ब्लॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हमारी यहाँ की बहुत ज़्यादा सोसाइटी ये लोगों को पता ही नहीं कि सन ब्लॉक कौन सी स्किन पे यूज़ है। एग्जैक्टली। SPF आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मैंने कई ऐसी औरतों को देखा है जो 60 जो है SPF यूज़ करनी है। अब 60 क्या करता है? वो 60 उन लोगों के लिए होता है जो मज़दूर लोग होते हैं या जो सूरज के नीचे बैठ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप हैं या मैं हूँ, मैंने अपने घर से निकला गाड़ू पे और मैंने अपनी OPD में अपने हॉस्पिटल में चले जाना है। आपने भी आना है, अगर आप शूट करने जाए कहीं भी जाना तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है और आपने चल जाए। अच्छा, सन ब्लॉक का मतलब क्या है? सूरज से आपको बचाने के लिए आप उसको यूज़ कर रही हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा मेकअप से पहले कि सन ब्लॉक लगा रहे हैं, मैं एग्जैक्टली क्यों, ये सन ब्लॉक ज़रूरी है। पहले भाई इस चीज़ को समझो, सीखो, पढ़ो, फिर उसको अप्लाई हुआ स्टार्ट करो। तो आप करिए एक फेस पे सीरम लगाओ, सीरम वो वाले लगाओ जो आप, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के घर में एक रेमेडी होना लाजमी है जो आप वीक में 2 से 3 बार को। अगर आप अपनी स्किन को यूथफुल रखना चाहते हो, आप अपनी स्किन को चाहते हो कि टाइप पे पोर्स ओपन ना हो, या ये जितने पोर्स ओपन होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता। आप स्क्रबिंग करते हो, भी मैंने फेस वॉश ले लिया, एक बात मैं ये करना चाहूँगी, आपने फेस वॉश ले लिया, स्क्रब प्लस स्क्रबर है,
उसको मल रहे हो रगड़ रहे हो। हाँ, क्या होता है, आपके जो पोर्स खुले होते हैं वो मजीद और खोल देता है, और आप क्या कह देते हो, हाँ फ्रेश तो हो गई, थोड़ी देर बाद वो डल हो जाता है। तो भाई वो दोबारा एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जो चीज़ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर माफिया कि आपकी स्किन आपकी पर्सनैलिटी का एक मेन हिस्सा है। यस एग्जैक्ट अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपने कुछ भी पहना है तो वो बहुत ही अच्छा। बिल्कुल ऐसे अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 20,000 का भी सूट पहन ले तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। अच्छा, अगर आपने किसी चीज़ को बेहतर करना है तो वो आपकी स्किन है। अक्सर ना हमारे बड़े भी एक बात कहते हैं कि किसी ने ना ये नहीं देखना कि आपने खाया क्या है, किसी ने देखना तो ये देखना है कि आप है किस तरह से, आपसे पर्सनैलिटी क्या थी। अक्सर हमारे यहाँ पे कहते हैं यार ये डॉक्टर भी है, लग तो नहीं रही, या इसकी अपनी स्किन तो ऐसी है, वो ये हमें क्या बताएगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके पास इतनी होनी चाहिए नोरीपन के। मैं कुछ ऐसे ट्रेनिंग यहाँ पे पाऊंगी, सेशन भी स्टार्ट करवाना चाह रही, जिसमें मैं सिर्फ लोगों को डिप्लोमा दे के ये नहीं कह रही कि आप डॉक्टर बन जाओ और स्टडी स्टार्ट कर ले। आप उसको सीखे समझे, आपको ये पता हो कि अगर किसी डॉक्टर या किसी कॉलर वाले के सामने आप बैठी हैं तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी स्किन पे क्या यूज़ हो रहा है, मैं इसकी केयर कैसे कर सकता। अपनी रूटीन में 2 से 3 दिन ऐसे रखे जिसमें आप एक होम रेमेडी यूज़ करें जो आपको सूट करती है। आप पेज मेरा विजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी है, इसके अलावा भी है। मेहरबानी है सोया सॉस मुंह पे ना लगाएं अपने फेस के ऊपर, और ऐसी सलाह है, कोई कहेगा सिरका लगा ले, कोई कहेगा सोया सॉस लगा ले, कोई कहेगा सोमा लगा ले, तो ऐसा कुछ भी ना लगाएं। अपनी स्किन की केयर करें। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी चीज़ बनाई है। हाँ, हर इंसान खूबसूरत है, बस इसकी केयर करनी जरूर। एग्जैक्टली और इसकी केयर में ही हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद हम बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे ये कहूँगी कि अपनी स्किन के साथ मत खेलिए, लोगों के हाथों में देख के हराम ना करिए, पहले खुद सीखे समझे फिर किसी से जाइए। वेलनेस। और मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है कि अपनी स्किन पर एक्सपेरिमेंट्स ना करें ट्रेंड्स को देखते हुए। इट्स योर स्किन एंड यू हैव अ आइडिया कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज रियली अ नाइस मीटिंग विद यू। और बहुत अच्छे टिप्स और स्ट्रेटजीज मैम ने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मेरा ख्याल है अगर आप इन रेमेडीज़ को और इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आप अपनी इनर ब्यूटी के साथ साथ एक्सटर्नल ब्यूटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू पॉडकास्ट के साथ, एक न्यू गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।